तो हमारे पास फोरियर एनालिसिस या हार्मोनिक एनालिसिस किसी सिग्नल का, उसमें हम देखते हैं कि उसमें फ्रीक्वेंसी कंटेंट जो है वो कितना है, कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज उसमें जो है एग्जिस्ट कर रही हैं। तो हमने दो रेक्टिफायर्स अभी तक डिस्कस किए हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर है और एक फुल वेव रेक्टिफायर है। इनकी आउटपुट मैंने यहाँ पे बनाई है और इसकी आउटपुट वोल्टेज के अंदर कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं उसको हम एनालाइज करते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कौन सा जो है अपनी कौन सा जो है ज़्यादा डीसी बना रहा है और एसी कंपोनेंट्स कम बना रहा है। ये हमारा फोकस होता है। तो इसको हम स्पेक्ट्रल एनालिसिस भी कह सकते हैं कि हम इसमें स्पेक्ट्रम हमारे पास आ जाता है, इसमें डिफरेंट डीसी और जो एसी कंपोनेंट्स है वो हमारे पास आ जाते हैं एक स्पेक्ट्रम की फॉर्म में, और हम इवेलुएट कर सकते हैं फिर कि कौन सी रेक्टिफायर की जो आउटपुट है वो ज़्यादा क्लोजर टू डीसी है। तो फोरियर आप लोगों ने अपने उसमें फंडामेंटल कोर्सेज में सर्किट कोर्सेज में वो पढ़ा होगा। फोरियर सीरीज मैं यहाँ पे रिवाइज कर देता हूँ जो ट्राइग्नोमेट्रिक है, और यहाँ पे हम फोरियर एनालिसिस कर रहे हैं एक हाफ वेव रेक्टिफायर की आउटपुट का। जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसका फोरियर समवट सेम है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे फोकस करूँगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर के बीच एक कनेक्शन है इनके स्पेक्ट्रम के बीच, कि वो आपको विजुलाइज करा सकूं कि हाफ वेव में से फुल वेव कैसे बन सकती है। तो फोरियर एनालिसिस हम करेंगे वी नॉट का पहले हाफ वेव रेक्टिफायर के। स्टार्ट लेते हैं हम फोरियर की जो एनालिसिस इक्वेशन है। तो हमारे पास वी नॉट की एक जो है हम एवरेज वैल्यू होगी हमारे पास, जो कि इक्वल होगी 1/2 पाई, हाफ वेव के केस में है 2 पाई फ्रॉम 0 to पाई दैट इज नॉन जीरो वी हैड साइन ऑफ ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ये जो है हमारे पास इक्वल है वी हैड ओवर पाई ए। तो डीसी कंपोनेंट जो है हमारे पास फोरियर एनालिसिस में वो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है वी हैड ओवर पाई, ये हमारे पास इक्वेशन 1। तो और क्या चीजें चाहिए होती, तो मैं यहाँ पे एक कि फोरियर सीरीज की जब फॉर्म में हम लिखते हैं तो हमारे पास जो वी नॉट है उसमें एक आ जाएगा डीसी कंपोनेंट और समेशन आ जाएगा हमारे पास से k from 1 to infinity ak cos of k omega t plus bk sin of k omega t। तो हमारे पास ये जो वी नॉट एवरेज है ये चीज आ गई है। ए के और बी के जो कोएफिशिएंट्स हैं ये हमें जो है आगे फाइंड करने होते हैं। तो वी नॉट एवरेज हमने फाइंड कर लिया। ए के और बी के को कैसे फाइंड करते हैं, ए के इक्वल्स टू 2 ओवर पीरियड और इंटीग्रेट करते हैं ओवर द पीरियड एंड cos of k ओमेगा t टाइम्स जो फंक्शन है हमारे पास लेट्स से वी नॉट है डी ओमेगा टी, और इसी तरह जो बी के है वो है 2 ओवर पीरियड फ्रॉम 0 to पीरियड एंड साइन ऑफ k ओमेगा t वी नॉट डी ओमेगा टी। तो ये इक्वेशंस हम यूज करते हैं फोरियर एनालिसिस के लिए। वी नॉट एवरेज जो है वो हमने इक्वेशन 1 के अंदर फाइंड कर लिया है, और
लेट्स से हम फाइंड करने लगे हैं, लेट्स से पहले बी के फाइंड करते हैं. व्हाट इज बी के? सो बी के इज इक्वल्स टू 2/2 पाई, और इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि पीरियड हमारा क्या है, हाफ वेव के केस में 2 पाई है, और इंटीग्रेट करेंगे हम फ्रॉम 0 to पाई, और हमारे पास जो फंक्शन है वी नॉट, वो है इस पाई के इंटरवल में, वो है वी नॉट है वी हैड साइन ओमेगा टी, और उसके साथ जो मल्टीप्लाई होना है वो साइन ऑफ के ओमेगा टी डी ओमेगा टी. ओके, तो अब हमारे पास बी के जो है वो तो पूरी एक के की डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट साइनोसाइड्स हैं, के इक्वल्स टू 1 2 सो ऑन. लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको देखें कि हम इंटीग्रेट एक्चुअली क्या कर रहे हैं, वो है दोनों ही साइनोसाइडल फंक्शंस हैं. वी हैड को हम बार लिख सकते हैं इंटीग्रल के क्योंकि कांस्टेंट है, और साइन फंक्शंस हैं दोनों, और इसमें से जो एक साइन है वो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हो सकती है, के की डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं, जिस तरह मैंने बताया 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी. लेकिन यहाँ पे ऑर्थोगोनैलिटी की अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो ऑर्थोगोनैलिटी के मुताबिक ये जो इंटीग्रल है ये सिर्फ नॉन जीरो होगा, ये इंटीग्रल नॉन जीरो होगा इफ k इक्वल्स टू 1. जब k इक्वल्स टू 1 होगा तभी इसका नॉन जीरो आउटपुट मिलेगा, b1 आपको मिलेगा. बाकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं फॉर k इक्वल्स टू 2 3 4, ये जो bk है ये जीरो होगा. ऑर्थोगोनैलिटी की प्रॉपर्टी ये बता रही है. तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ b1 जो है वो, मैं इसको जेनेरिक फॉर्म में इसलिए नहीं लिखना चाह रहा कि सिर्फ जो है b1 वो नॉन जीरो है, तो मैं अपनी जो एफर्ट है उसको रिलैक्स कर रहा हूँ. तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ यहाँ पे रह जाएगा वी हैड ओवर पाई, और इंटीग्रेट आपको सिर्फ करना है अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी. तो ये जो टर्म है इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस, ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी टर्म है इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, और 2 मैं बाहर लिख देता हूँ उसका, और 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी ओमेगा टी. तो ये जो सेकंड टर्म है उसको आप इंटीग्रेट करेंगे, आपको 0 मिलेगा क्योंकि cos 2 ओमेगा टी जो है वो साइकिल कंप्लीट कर रहा है पाई रेडियन के अंदर. इसका मतलब जो b1 है वो हमारे पास है वी हैड ओवर 2 पाई, और 1 का जब आप इंटीग्रल लेंगे यू गेट पाई, और ये पाई कैंसिल हो जाएगा, और वी हैड ओवर पाई जो है आपके पास आ जाएगा b1. तो ये है आपके पास जो साइनोसाइड है, जो साइनोसाइड है हमारे पास इस आउटपुट के अंदर एक हार्मोनिक है जिसका मैग्नीट्यूड है, इसका एम्पलीट्यूड है वी हैड ओवर पाई, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है के ओमेगा टी में. जब के 1 होगा तो इसका मतलब उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा है,
यहाँ से भी हम देख सकते हैं इस आउटपुट से कि जब हमारे पास इनपुट की अगर हम पीरियड की बात करें तो वो 2 पाई है, और आउटपुट की का जो पीरियड है वो भी 2 पाई है। तो इसका मतलब इसके अंदर एक 2 पाई ये ओमेगा वाला एक जो है फ्रीक्वेंसी ओमेगा वाला एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, एक एसी कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा। ये हमारे पास आ गया B1। अब हम जो कंपोनेंट्स है A के वो डिराइव करते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ तक आ गया जो B के कंपोनेंट्स हैं, B के फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स की वो हमारे पास आ गए। अब A के की बारी है कि A के फाइंड करते हैं। तो ये जो रिलेशन है इसको हम यूज करेंगे। हमारे पास है A के इक्वल्स टू 2 ओवर पीरियड हमारे पास है हाफ वेव का 2 पाई, इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 टू पाई, और हमारे पास V0 जो है वो है V हैट साइन ऑफ ओमेगा t, और मल्टीप्लाई होगा ये कॉज ऑफ k ओमेगा t d ओमेगा t। तो अब हमारे पास ये जो रिलेशन है एक ही, इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, और उसके लिए हम एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। पहले इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं, वी हैट को बाहर लिख सकते हैं, वी हैट ओवर पाई, और जो हमारे पास साइन और कोसाइन का प्रोडक्ट है इसको हम लिख सकते हैं इसके लिए एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, और वो है कि हम एक बार इसको सब्ट्रैक्ट करें इसके आर्गुमेंट को, और एक बार इसको ऐड करें। मींस हम लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल्स टू 1/2 sine of omega t into 1 minus n plus sine of omega t into 1 plus n। जो इनपुट आर्ग्यूमेंट्स हैं इनके, एक बार इनको आपस में ऐड करें और एक बार जो है इनको आपस में आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है, बल्कि मैं इधर ही इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ। फ्रॉम 0 to pi and v hat over pi is here with respect to d omega t। ओके, तो साइन का जो इंटीग्रल है वो अब हम ले लेंगे दोनों केसेस में। हमारे पास आ जाएगा v हैट ओवर 2 पाई, और इसका जो इंटीग्रल आएगा वो होगा, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉज है, लेकिन अगर हम जो लोअर लिमिट है उसको पहले सब्स्टिट्यूट कर दें तो उस साइन से हम छुटकारा पा सकते हैं। So cos of 0 is 1, so I can straight away write here 1 minus cos of ओमेगा t की जगह मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा पाई, जो कि अपर लिमिट है। सो पाई इंटू 1 माइनस n। लेकिन अब यह है कि चेन रूल है हमारे पास चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस एन है, सिर्फ ओमेगा टी नहीं है, तो ये 1 माइनस एन डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस
कॉज ऑफ, अगेन आप पाई सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पाई 1 प्लस एन ओवर चेन रूल से अब यहाँ पे आएगा 1 प्लस एन। ठीक, मैं ये कर रहा हूँ कि क्योंकि कॉज साइन का जो इंटीग्रल है वो माइनस कॉज है, और फिर जो लिमिट्स हैं लेट्स से 0 है और पाई है, तो मैं इस नेगेटिव से छुटकारा पाने के लिए मैं लोअर लिमिट को पहले सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ और अपर लिमिट को मैं बाद में कर रहा हूँ, तो ये फ्लिप हो जाएंगे। ओके, तो ये रिलेशन हमारे पास आ गई है। थोड़ी सी इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं इस इक्वेशन को, ताकि हमारे पास जो है एक ज़्यादा आसान फॉर्म बन सके, ताकि अगर हम ओके, मैंने यहाँ पे एक n की जगह k की जगह n लिख दिया है। it's not n, it's k। यहाँ पे मैंने k यूज किया है, so it's 1 minus k, 1 plus k and 1 minus k, 1 plus k। ओके, तो अब हम इसका अगर एलसीएम ले लें या इसमें से 1 माइनस के स्क्वायर को अगर कॉमन ले लें, 1 माइनस के स्क्वायर अगर इसमें से हम ले लें तो यहाँ फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस के, और दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस के। ओके, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है। अब ये जो टर्म है हमारे पास 1, अगर इसको हम एक्सपेंड कर दें तो ये ज़रा सा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। इस पहली टर्म को इस दूसरी टर्म जो है इसको हम अगर देख लें, दैट इज कॉज ऑफ पाई माइनस कॉज ऑफ के पाई, सो कॉज ऑफ पाई माइनस के पाई। तो इसको अगर आप एक्सपेंड करते हैं, इट्स कॉज पाई times cos of k pi and plus sin pi sin of k pi। so since sin pi जो है वो 0 है, ये टर्म 0 हो जाएगी, और ये जो cos pi है ये -1 है, so we'll get minus cos of k pi। तो इस रिलेशन को अगर हम यूज करें तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1 माइनस के स्क्वायर 1 प्लस के, और ये हमारे पास आ जाएगी टर्म 1 प्लस कॉज ऑफ के पाई। ठीक, ये जो माइनस कॉज ऑफ के पाई है इस माइनस को रिवर्स कर देगी। सिमिलरली यहाँ पे फिर से यही आइडेंटिटी यूज करेंगे हम, यही रिलेशन यूज करेंगे 1 माइनस के इंटू 1 प्लस
1 minus k into 1 plus cos of k pi। तो अब हम इसमें से ये 1 प्लस cos k pi को बाहर निकाल सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। So we'll get v hat over 2 pi 1 minus k square, और इसमें से जब हम निकालेंगे 1 प्लस cos k pi, हमारे पास रह जाएगा 1 प्लस k प्लस 1 माइनस k, ये रह जाएगा। ये k इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रह जाएगा v hat ओवर 2 pi 1 माइनस k स्क्वेयर, और यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स 1 प्लस cos of k pi, या a k की जो फाइनल रिलेशन हमारे पास आ जाएगी, ये 2 जब कैंसिल हो जाएगा, so we have v hat into 1 plus cos of k pi over pi into 1 minus k square। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 3। अब इस इक्वेशन में हम k के डिफरेंट वैल्यूज यूज करेंगे। जिस तरह मैंने बताया कि बी के केस में, लेकिन वहां पे हमारे पास बी के केस में ये था कि सिर्फ ऑर्थोगोनैलिटी में से हमें पता चल रहा था कि सिर्फ b1 जो है वो नॉन जीरो है, हमारे पास सिर्फ b1 नॉन जीरो है, उसकी वैल्यू है v hat ओवर पाई। सो b1 हमें पता है कि वो उसकी वैल्यू आ चुकी है v hat ओवर पाई, और v नॉट एवरेज की भी हमें पता है कि वो आई है, सॉरी v hat ओवर पाई है v नॉट एवरेज की, और v hat ओवर 2, सॉरी ये v hat ओवर 2, v hat ओवर पाई है v नॉट एवरेज की। ओके, अब ए के की बारी है। तो ए के केस में हमारे पास जो सिचुएशन है वो ये है कि ए के की वैल्यू अगर हमारे पास के है ऑड है, उसकी वैल्यू ऑड है, लेट्स से 1 है, 3 है, 5 है, फिर क्या होगा? फिर हमारे पास ये होगा कि कॉज ऑफ के पाई, लेट्स से के जब आपने 1 पुट किया यहाँ पे, तो cos of k pi cos of pi is -1, और ये पूरी टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। इसी तरह अगर cos of 3 pi करते हैं, अगेन -1 cos of 5 pi, सो ये 0 रहेगा हमारे पास a के जब भी हमारे पास k जो है वो ऑड होगा, और जब हमारे पास k इवन होगा, लेट्स से हमारे पास है 2, 4, 6 and so on, फिर हमारे पास क्या होगा? जब cos ऑफ अगर यहाँ पे k की वैल्यू 2 पुट करें तो cos ऑफ 2 pi is 1, तो हमें मिलेगा 2v hat over pi into 1 minus k square। तो ये हमारे पास आ गई रिलेशन फॉर दी ए के। अब हम इसका जो फोरियर सीरीज जो है, अब इसकी वो हम लिख सकते हैं किस तरह से। दोबारा मैं रिकॉल कर दूं कि फोरियर हमारे पास है इसका वी नॉट जो है, वी नॉट ऑफ टी, वो हम लिखेंगे इक्वल्स टू वी नॉट एवरेज प्लस समेशन के फ्रॉम 1 to infinity a k cos of
k ओमेगा t प्लस b k साइन ऑफ k ओमेगा t। ये हमारे पास जो है फोरियर सीरीज है। और जो कंपोनेंट जो अननोन थे हमारे पास ए के और जो बी के, वो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिए हैं। तो फाइनली हम वी नॉट लिखते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। दिस इज फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। तो वी नॉट एवरेज इज वी हैड ओवर पाई प्लस, अब ये बी के वाला मैं पहले लिख देता हूँ क्योंकि वो एक ही टर्म है और वो सिर्फ नॉन जीरो है फॉर k इक्वल्स टू 1, वो सिर्फ हम लिख देते हैं। तो उसकी पीक वैल्यू है वी हैड ओवर 2 और वो है साइन ऑफ ओमेगा t फंक्शन। तो ये एक्चुअली जो b1 हमने फाइंड किया था, ये क्या बन रहा है, पीक वैल्यू है साइन फंक्शन की, और उस साइन फंक्शन की जिसकी फ्रीक्वेंसी रेडियल फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। अब हम कोसाइन टर्म्स की तरफ आते हैं। ये वी नॉट एवरेज आ गया हमारे पास और ये हमारे पास आ गया b1, और अब हम जो है लेट्स से फाइंड करते हैं, लिखते हैं a1 cos of omega t plus a2 cos of 2 omega t and so on। तो जब हमारे पास k1 हो, मींस a1 के केस में क्या है, k1 है हमारे पास, तो k1 को आप यहाँ पे इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो वो क्या है, 0 है। तो इसका मतलब जब k1 है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है कि जब भी k1 होगा तो ये हमारे पास जो है वो हमें 0 देता है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अगर ये 0 दे रहा है तो हमें आगे बढ़ के उसको देखना है। जो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्या है, k इक्वल्स टू 2। तो जब k हमारे पास 2 है तो ये हमारे पास लेट्स से a2 हम इस इक्वेशन के अंदर k को 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो 2 वी हैड ओवर पाई, और ये आ जाएगा हमारे पास -3। तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव होगा। वी विल गेट -2 ओवर 3 पाई वी हैड and cos of 2 omega t। ये हमारे पास आ जाएगा cos of 2 omega t। ओके, इसी तरह अगर हम फाइंड करते हैं a4 को, लेट्स से, तो a4 हमारे पास है 2 we had over pi और 1 minus 16, सो हमारे पास आ जाएगा 15 आ जाएगा। सो ये है हमारे पास -2 we had over 15 pi cos of 4 omega t। और इस तरह से जो है ये इक्वेशन जो है वो आगे चली जाती है। तो ये हमारे पास फोरियर आ गया एक हाफ वेव रेक्टिफायर का। और नॉर्मली हम इसको रिप्रेजेंट इसको हम कर सकते हैं ग्राफिकली भी। अपने सिग्नल सिस्टम या डीएसपी के कोर्सेज में इसको समझोगे कि हमारे पास है फ्रीक्वेंसी एक्सिस है ये वाली, रेडियल फ्रीक्वेंसी इसको, ठीक है, ये रेडियल फ्रीक्वेंसी एक्सिस है और ये एम्पलीट्यूड एक्सिस है। तो
अब हमारे पास इसको हम कैसे प्लॉट करेंगे कि जो ज़ीरो है, ज़ीरो के ऊपर ज़ीरो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या है, वी हैट ओवर पाई, ये ज़ीरो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है। इसी तरह हमारे पास जो ओमेगा वाला कंपोनेंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, उसका एम्पलीट्यूड है वी हैट ओवर 2। और उसके बाद हमारे पास है एम्पलीट्यूड है 2 ओमेगा का, वो है 2 वी हैट ओवर 3 पाई। और इस तरह से ये ट्रेन आगे चलती जाती है। तो ये स्पेक्ट्रम जो है हमें हमारे पास आता है फ्रॉम दी फोरियर सीरीज। अब क्योंकि इस चीज़ को की तरफ आ जाते हैं सर्किट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमने ये सारा प्रोसेस किया बिकॉज वी वर एनालाइजिंग हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट को हम एनालाइज कर रहे थे कि उसमें फ्रीक्वेंसी का जो कंटेंट है वो क्या है। तो अगर आप देखें तो हमारे पास जो डिजायर्ड कंपोनेंट है वो ये है, जो डीसी कंपोनेंट है, ये हमारे पास असल में हमें ये चीज चाहिए। लेकिन अगर आप इसके फंडामेंटल को देखें, ये हमारे पास है डीसी और ये हमारे पास है फंडामेंटल। तो फंडामेंटल जो है उसका जो मैग्नीट्यूड है या एम्पलीट्यूड है वो ग्रेटर है डीसी से। इस रेक्टिफायर के अंदर ये एक फीचर आपको नजर आ रहा है कि जो फंडामेंटल कंपोनेंट है, एसी कंपोनेंट, वो डीसी कंपोनेंट से भी उसका जो एम्पलीट्यूड है वो ज्यादा है। तो अल्टीमेटली फर्क कहाँ पे पड़ता है कि जब आप फिल्टर डिजाइन करते हैं इस रेक्टिफायर के लिए, वो फिल्टर जो है आपको बहुत बड़ी वैल्यू का लगाना पड़ता है, क्योंकि जब आप इस चीज को बचाना चाहते हैं और बाकी जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उसको एटेनुएट करना चाहते हैं, तो जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इस डीसी के ज्यादा क्लोज होगा उसको एटेनुएट करना उतना ही मुश्किल होगा। सो ये असल प्रॉब्लम है। जितना फंडामेंटल यहां से दूर होता जाएगा उतना ही उसको फिल्टर करना आसान होगा। ये क्राइटेरिया हम जो है हमारे पास है कि अब ये जितना दूर होगा उतना ही उसके ऊपर फिल्टर का इफेक्ट जो है, छोटी वैल्यू का इफेक्ट जो है वो उतना ही सिग्निफिकेंट होगा। क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी अगर ओमेगा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा है, तो ये फ्रीक्वेंसी को ज्यादा रिस्पॉन्ड करता है, फिल्टर को ज्यादा रिस्पॉन्ड करता है कंपेरेटिवली टू दिस। तो जितनी एक अनडिजायर्ड कंपोनेंट की फ्रीक्वेंसी कम होगी उतनी ही वो फिल्टर करना उसको मुश्किल हो जाएगा। तो ये हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर का फिल्टर, ये स्पेक्ट्रम। फुल वेव पे जाने से पहले आप लोगों का अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो वो प्लीज। अच्छा, तो ये हमारे पास आ गया है हाफ वेव रेक्टिफायर का स्पेक्ट्रम। अब फुल वेव के लिए अगर मैं डिराइव करना चाहता हूँ तो हाफ वेव और फुल वेव में सिर्फ फर्क इतना सा है कि फुल वेव का जो एम्पलीट्यूड है, पीरियड है, वो हाफ है हाफ वेव के रिस्पेक्ट से। मतलब अगर हाफ वेव का पाई है 2 पाई है तो फुल वेव का पाई है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको इंटीग्रेशन भी पाई 0 से पाई तक ही करनी पड़ेगी। सिर्फ ये जो डिवीजन हमने 2 पाई से की है, बजाय 2 पाई के आप पाई से कर सकते हैं।
तो इसका मतलब फाइनली ये जो रिलेशन आपके पास आएगी ए के की, इसमें आपके पास टू की बजाय, इस टू की बजाय आपके पास आएगा 4, सिंपली 4 आएगा। बाकी क्योंकि डेरिवेशन यही है, वो भी 0 से पाई तक है, वी हैड साइन ओमेगा टी, ये चीज़ इसी तरह रहेगी। और फर्क क्या होगा कि B1 एक के तो ये बात आ गई। B1 के बारे में मैं बता देता हूँ, क्योंकि जो फुल वेव है उसका पीरियड पाई है, या इन अदर वर्ड्स उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 ओमेगा है फंडामेंटल। तो इसका मतलब उसके अंदर ये वाला कंपोनेंट नहीं होगा, उसके अंदर कोई भी साइन का कंपोनेंट जो है वो नहीं होगा। उसका स्टार्ट होगा इस कोसाइन से, उसमें सिर्फ कोसाइन टर्म्स होंगे, और दूसरी उसमें ये बात होगी कि यहाँ पे जहाँ जहाँ पे 2 है वो उधर 4 हो जाएंगे, हमारे पास 4 आ जाएगा। ये ये तो अगर आप हार्डवेयर से जाना चाहते हैं तो ये हमारे पास तरीका है। एक जो चीज़ मैं यहाँ पे कनेक्ट करना चाहता हूँ कि ये हमारे पास एक हाफ वेव है, और हम एक फुल वेव कैसे बना सकते हैं अगर दो हाफ वेव को कंबाइन कर दें। लेट्स से ये हमारे पास, इसको मैं V01 कह देता हूँ, और एक और हाफ वेव, अगर इसी हाफ वेव को लेट्स से मैं शिफ्ट कर देता हूँ बाय एन एंगल पाई, अगर मैं इसको एंगल पाई पे शिफ्ट कर दूं तो कुछ ही आ जाए। लेट मी जस्ट कॉल इट V0। तो हमारे पास इनका सम क्या होगा, ओमेगा टी, जस्ट कॉल इट V0। तो इन दोनों को अगर सम करते हैं, ऐड करते हैं इन दोनों वेव फॉर्म्स को, तो हमारे पास आ जाएगा एक फुल वेव आउट। तो कहने का यहाँ पे मकसद ये है कि अगर दो हाफ वेव के बीच एक स्पेसिफिक एंगल है, यहाँ पे 180, अगर 180 डिग्री से इसको शिफ्ट किया जाए और उनको ऐड अप कर दिया जाए, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमें फुल वेव बन सकती है। अब फुल वेव बनने जब बनी है, तो इसका मतलब इनका स्पेक्ट्रम, इन दोनों का स्पेक्ट्रम और इसका स्पेक्ट्रम वो सेम नहीं है, लेकिन इन दोनों के सम करने में, जब हमने इनको सम कर दिया है, ऐड कर दिया है, तो उस टाइम पे इसमें से कुछ हार्मोनिक्स या कुछ की मैग्नीट्यूड जो है वो काफी सारों की बल्कि चेंज हुए। जब तो हमने वेव फॉर्म्स ऐड कर दिए हैं, तो एक में एक का जो है ये फोरियर था, दूसरे का फोरियर था, जब ऐड हुआ है तो उनका जो रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम है वो कुछ और ही बना है। तो अ, ये जो मैंने अभी एक छोटा सा प्रोसीजर यहाँ पे किया है, अगर इसको मैथमेटिकली हम देखना चाहते हैं, तो ये हमारे पास एक्चुअली बनी है फोरियर V01 की, मतलब इसकी फोरियर हमारे पास है V01 के फॉर्म में, और V02 जो है उसकी फोरियर हम इसी V01 से निकाल सकते हैं, सिंपली उसको अगर आप फेज शिफ्ट करें। फॉर एग्जांपल हमारे पास V02 का जो फोरियर है वो हमारे पास होगा V01 का फोरियर, जिसे आप टी, जिसे आप पाई से शिफ्ट कर, पाई एंगल पे अगर आप शिफ्ट कर दें, ये जो हमने यहाँ पे किया है, तो
वी हैड ओवर पाई को कुछ नहीं होगा क्योंकि वो डीसी कंपोनेंट है, शिफ्टिंग के बाद भी उसको कुछ नहीं होगा। और जो हमारे पास है साइन वाले कंपोनेंट, वो है वी हैड ओवर 2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई हो जाएगा, उसके अंदर वो जो शिफ्ट है वो आ जाएगा। सिमिलरली 2 over 3 pi we had cos of 2 omega t plus 2 pi। इसके अंदर 2 pi का जो है वो चेंज आएगा क्योंकि इसके साथ में 2 है, 2। और इसी तरह से जो नेक्स्ट है 2 we had over 15 pi cos of 4 pi 4 omega t plus 4 pi। तो इस तरह से ये हमारे पास फोरियर सीरीज है। ये जो फोरियर सीरीज थी ये v01 के लिए, और ये जो फोरियर सीरीज हमने डिराइव की ये v02 के लिए हमने डिराइव कर दी। ठीक है, सिंपली उसमें v01 को शिफ्ट करके हम v02 हमने इसमें से फाइंड कर लिया। अब अगर हम कहते हैं कि व्हाट अबाउट फोरियर ऑफ v0, वो हमारे पास सिंपली है v01 और v02 के फोरियर के सम का, दोनों के फोरियर के सम से हम निकाल सकते हैं। तो इसको इस टर्म को अगर हम देखें तो cos ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई, इसको अगर आप एक्सपेंड करते हैं सो यू गेट साइन ऑफ ओमेगा टी cos ऑफ पाई प्लस साइन ऑफ पाई cos ऑफ ओमेगा टी। तो ये जो दूसरी टर्म है इसमें साइन ऑफ पाई है ये 0 हो जाएगा, और पहली टर्म में है cos ऑफ पाई जो कि -1 है। तो ये टर्म जो है एक्चुअली इक्वल होगी माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी। यहाँ पे ये जो टर्म है, क्योंकि इसमें 2 पाई का शिफ्ट आ रहा है, पूरे एक साइकिल का शिफ्ट आ रहा है, तो ये अगेन ये cos ऑफ 2 ओमेगा टी इज अगेन इक्वल्स टू cos ऑफ 2 ओमेगा टी। सिमिलरली ये जो है cos ऑफ 4 ओमेगा टी के इक्वल है, क्योंकि 4 पाई का शिफ्ट है। ओके, तो अब हो क्या रहा है कि ये टर्म और ये टर्म आपस में कैंसिल होगी, क्योंकि मैंने बताया कि ये एक्चुअली इक्वल हो गया है माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये जब आप एडिशन करेंगे ये साइन साइन ऑफ ओमेगा टी और यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ 2 ओमेगा टी, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। वी हैड ओवर पाई ये सम अप होके देगा आपको 2 वी हैड ओवर पाई, और ये टर्म 0 हो जाएगी, और अगली टर्म जो है वो हो जाएगी -4 वी हैड ओवर 3 पाई cos ऑफ 2 ओमेगा टी। ये डबल हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर भी -2 वी हैड ओवर 3 पाई है। इसी तरह -4 वी हैड ओवर 15 पाई cos ऑफ 4 ओमेगा टी, और इस तरह से ये चीज आगे बढ़ेगी। ओके, सो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या क्या हमें देखने को मिला? इम्पोर्टेंट पॉइंट ये देखने को मिला है वो ये 0 है, कि जब हम किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी टर्म है, जो कि मैंने इनिशियली हाईलाइट किया कि ये वो टर्म है जो कि क्लोजर टू 0, जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो क्लोजर टू 0। तो इसको हमने जब हाफ वेव से हम फुल वेव पे गए हैं तो वो टर्म जो है वो 0 हो गई। वो 0 कैसे हो गई है कि ये वेव फॉर्म और इस वेव फॉर्म में ये
ओमेगा फ्रीक्वेंसी वाला जो टर्म है उनको हमने 180 डिग्री आउट ऑफ फेज कर दिया, और जब हम इनको आपस में ऐड कर रहे हैं तो उस एडिशन के मुकाबले नतीजे में क्या हो रहा है कि वो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब हमें उसको फिल्टर करने की जरूरत नहीं है, हमें फिर फिल्टर करने के लिए क्राइटेरिया ये आ गया, इस कंपोनेंट को अब हमने देखना है, ये जो ये वाला कंपोनेंट है ये हमने एलिमिनेट कर दिया। तो एलिमिनेशन का तरीका क्या है, कैंसलेशन हमने एक्चुअली कर दी कि जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हमने कैंसिल आउट करनी थी उसको हमने 180 डिग्री फेज शिफ्ट दे दिया दूसरे के रिस्पेक्ट से, एक दूसरे के लिए 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो गया, और जब सम अप होते हैं तो हमारे पास कंपोनेंट जीरो। तो जहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी को किसी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को एलिमिनेट करना हो तो ये चीज़ हमने जहन में रखनी है कि किस तरह से हम उसको कैंसिल कर सकते हैं अगर हम एक दूसरी वेवफॉर्म उसी तरह की बना लें जो कि 180 डिग्री शिफ्टेड हो, यहाँ पे 180 डिग्री मे बी, वहाँ पे अगर उसका पीरियड डिफरेंट है तो उसके मुताबिक वो शिफ्ट देंगे, और हमारे पास ये कैंसिलेशन जो है करके हमारे पास जो स्पेक्ट्रम है, अच्छा रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम जो हमारे पास बना है क्विकली वो है कि जो डीसी कंपोनेंट है वो हमारे पास है 2v हैट ओवर पाई, और ओमेगा की टर्म अब हमारे पास नहीं है, 2 ओमेगा से स्टार्ट होगा और 2 ओमेगा से जो की जो वो है 4v हैट ओवर 3 पाई, ये एम्पलीट्यूड है। इसी तरह 3 ओमेगा नहीं होगा, 4 ओमेगा हमारे पास होगा, 4 ओमेगा है हमारे पास 4v हैट ओवर 15 पाई। तो ये हमारे पास स्पेक्ट्रम कंपैरिजन है हाफ वेव का, दिस इज फॉर फुल वेव।